हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मीजल्स। मीजल्स को रुबियोला भी कहते हैं। आयुर्वेद में मीजल्स को रोमांतिका कहा जाता है और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसे खसरा भी कहते हैं। और ये जो टॉपिक है बीएमएस और एमडी दोनों के सिलेबस में है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मीजल्स होता क्या है? मीजल्स क्या है? एक एक्यूट हाईली कम्युनिकेबल वायरल इन्फेक्शन है जो छोटे बच्चों में मोस्टली देखने को मिलता है और ये वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंटेबल है, यानी कि छोटे बच्चों में जो वैक्सीन होती है मीजल्स की, अगर वो लगी होती है तो जो मीजल्स होने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। मीजल्स में क्या होता है, जो बच्चा होगा उसको हाई ग्रेड फीवर होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैशेज होंगे और जो ये रैश है ये सबसे पहले बिहाइंड द ईयर या हेड से शुरू होके उसके बाद ये सारे शरीर पर फैल जाते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे रैश दिखाई दे रहे हैं और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लामेशन भी हो सकती है और ये क्या होता है, मीजल्स वायरस के द्वारा होता है, हाईली कम्युनिकेबल वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एपिडेमायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की। तो इसमें जो एजेंट फैक्टर होगा, यानी कि मीजल्स कोज कौन कराता है, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो मीजल्स किससे होता है? मीजल्स वायरस के थ्रू होता है और मीजल्स वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। इसकी जो फैमिली है वो पैरामिक्सो वायरस फैमिली है। जीनस इसका मोर्बिलिफॉर्म वायरस है। अब इसकी सोर्स की हम बात करते हैं कि जो मीजल्स की इन्फेक्शन है वो किससे होती है। तो जो इसका सोर्स होता है केस ऑफ मीजल्स ओनली, यानी कि जो केस होगा जिसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, जिसको मीजल्स होगा, वही मीजल्स की जो इन्फेक्शन है उसको फर्दर फैला सकता है। तो केस ऑफ मीजल्स ओनली होगा और वो केस क्या होगा, ओनली ह्यूमन ही इसमें हो सकता है, इसमें कोई कैरियर नहीं होता है। और वेरी फ्यू सब क्लिनिकल केसेस इसमें होते हैं। सब क्लिनिकल यानी कि जिनमें क्लिनिकल सिम्टम्स पूरी तरीके से अपीयर नहीं हुए हैं, तो वो बहुत कम ऐसे केस होते हैं जो मीजल्स की इन्फेक्शन को कराते हैं। मोस्टली जो केस होगा मीजल्स का वही इन्फेक्शन कराता है और इसमें क्या होता है, कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं होता। तो ये मीजल्स के वायरस का स्ट्रक्चर आप इमेज में देख सकते हैं। मीजल्स का जो वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की, कि किस तरीके से ये कम्युनिकेबल है। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़ा, तो ये कितने जो है, कब तक ये हाईली कम्युनिकेबल रहता है। मीजल्स में जैसे कि हमने पहले पढ़ा, मैक्यूलोपैपुलर रैश इसमें अपीयर होते हैं। तो जब वो रैश अपीयर होना शुरू होते हैं तो उसके 4 दिन पहले और 4 दिन उसके बाद तक जो पर्सन होता है वो हाईली कम्युनिकेबल होता है, यानी कि वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है। जो ऑनसेट होगा रैश के अपीयर होने का उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक वो पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड रहता है, वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट है इसमें इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि एक बार जब किसी को इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें इम्यूनिटी कैसे कितनी जनरेट होती है। तो जब एक बार इन्फेक्शन हो जाती है तो मीजल्स के केस में जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पेशेंट को मिलती है। मीजल्स के केस में बहुत कम ऐसा होता है कि रियकरेंस होती है, तो ऑलमोस्ट 0 सेकेंड अटैक रेट होती है इसमें। और सेकेंडरी अटैक रेट 80 to 85% होती है अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन में। तो देखो यहाँ पे 2 टर्म आई है, एक तो सेकेंड अटैक रेट और एक है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंड अटैक रेट यानी कि एक पर्सन को एक बार इन्फेक्शन हो चुकी है तो उसमें रियकरेंस के चांस क्या है, ये होती है सेकेंड अटैक रेट। तो जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो मीजल्स है उसमें एक बार इन्फेक्शन होने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, तो इसीलिए जो सेकेंड अटैक रेट है वो ऑलमोस्ट 0 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी अटैक रेट की। सेकेंडरी अटैक रेट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन था, वो 10 दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया, तो उन 10 पर्सन में से कितनों को मीजल्स हुआ, जितनों को मीजल्स होगा वो उसकी सेकेंडरी अटैक रेट होगी। फॉर एग्जाम्पल वो 10 के कांटेक्ट में आया था और 10 में से केवल 4 ही ऐसे हुए जिनको मीजल्स हुआ, तो ये हो गया 4/10। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होगी, 4/10, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन 10 के कांटेक्ट में आया था और उन 10 में से सभी को मीजल्स नहीं हुआ, बस 4 को मीजल्स हुआ। तो ये इसका फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ केसेस अमंग कॉन्टेक्ट, यानी कि जितने कॉन्टेक्ट हुए थे उनमें से नंबर ऑफ केस कितने हुए
मीजल्स से इन्फेक्टेड कितने हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें कि 4 पेशेंट 4 केस बने, 4 इन्फेक्टेड हुए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कितने हुए 10 हुए, तो ये 4/10 4 एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी अटैक रेट निकालते हैं। तो सेकेंडरी अटैक रेट मीजल्स के केस में कितनी होती है 80 to 85% होती है अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका होस्ट फैक्टर कौन है। होस्ट फैक्टर्स इसमें ह्यूमंस जो है वो ओनली इसके नेचुरल होस्ट फैक्टर होते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि इसमें एनिमल कोई रिजर्वायर नहीं होता, कोई कैरियर नहीं होता, तो ह्यूमंस आर द ओनली नेचुरल होस्ट फैक्टर फॉर द मीजल्स वायरस। और जो चाइल्ड होंगे उनमें मोस्टली किस एज में देखने को मिलता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि बच्चों में मोस्टली ये देखने को मिलता है, तो 6 months to 3 years डेवलपिंग कंट्रीज में और ग्रेटर देन 5 years डेवलप्ड कंट्रीज में, इस एज के बच्चों में मीजल्स मोस्टली देखने को मिलता है। अब हम इसके न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें तो जो माल नरिश्ड चिल्ड्रन होंगे वो इसमें ज्यादा अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कई डिजीज ऐसी होती हैं जैसे उनका एग्रावेशन या रिलीविंग जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ गर्मी में बढ़ती हैं, कुछ सर्दी में बढ़ती हैं, तो ऐसा इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। नो सीजनल एसोसिएशन ऑफ मीजल्स इज फाउंड। लेकिन क्या होता है, इसकी जो स्लाइटली पीक्स हैं वो जनवरी यानी कि विंटर में और अप्रैल यानी कि स्प्रिंग में मोस्टली देखने को मिलते हैं। वैसे ये किसी भी सीजन में हो सकता है, इसका कोई भी सीजनल एसोसिएशन नहीं है। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम फ्रॉम एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, यानी कि जो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ उसके बाद जब उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आए तब तक का जो पीरियड होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स मीजल्स के केस में क्या होता है, रफली फीवर मान के चलते हैं कि बच्चे को फीवर आएगा। फीवर तो वो मोस्टली अराउंड 10 days होता है। फर्स्ट रैश अपीयर कब होता है, वो 14 days होता है। तो इसका एवरेज हम निकालते हैं तो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड जो मीजल्स का है वो हम कह सकते हैं कि 12 to 16 days होता है। और जब वैक्सीन जब किसी को लगती है तो वैक्सीन इंड्यूस्ड जो मीजल्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 days का होता है। तो एवरेज जो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना हो गया 12 to 16 days, और जो वैक्सीन इंड्यूस्ड मीजल्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया 7 days। नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे कि हमने पहले भी बात करी, जो मीजल्स है उसका जो वायरस होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू वो फैलता है। तो ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में क्या डिफरेंस है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। तो जो ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर डायमीटर में होंगे वो ड्रॉपलेट्स होंगे। तो क्या होगा, कोई भी जब इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफिंग करेगा या स्नीजिंग करेगा तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके बाहर आएंगे। तो कुछ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं जो एयर में हैंग कर जाते हैं। एयर में हैंग करते हैं तो वो कब तक इन्फेक्टेड रहते हैं, अराउंड 1 घंटे तक वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो किसी सरफेस पे गिर जाते हैं तो वहां पे वो लाइव रहते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं कुछ ज्यादा घंटों तक। यानी कि अगर एयर में हैंग रह गए तो वो 1 घंटे तक इन्फेक्शन करेंगे, लेकिन अगर वो किसी सरफेस पे चले गए तो वो वहां पे ज्यादा टाइम तक जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू होगा। पेशेंट जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा और उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन जब आ जाएगा तो वायरस का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा वहां से वायरस, और पेशेंट में जो हेल्दी पर्सन है उसमें भी इन्फेक्शन वहां पे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये क्या हो गया, फिर एयरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न इसका ट्रांसमिशन हो गया तो एयरबोर्न डिजीज की कैटेगरी में भी आता है। और यहाँ पे एक जो निमोनिक्स दिया गया है IMCTC, इससे आप याद कर सकते हो कि मीजल्स के अलावा कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन से होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन का बताया गया है। IMCTC ये एक निमोनिक है। तो आई से क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। एम से क्या हो सकता है, मीजल्स या मम्स कोई भी। सी से चिकन पॉक्स, टी से ट्यूबरकुलोसिस और सी से कोविड-19। यहाँ पे ये कुछ कॉमन डिजीज ही बताए गए हैं जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, यानी कि आप याद करने के लिए ऐसे रख सकते हो IMCTC से। तो ये आपको 4-5 डिजीज यहाँ पे याद हो जाएंगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन के। इसके अलावा जैसे एस्परजिलोसिस भी होता है, डिफ्थीरिया भी होता है, वूपिंग कफ भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे अदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी होते हैं जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन से होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं सिम्टम्स मीजल्स के क्या क्या होते हैं।
पहले हमने पढ़ा है हाई ग्रेड फीवर आता है, मैक्यूलोपैपुलर रेसेस आते हैं, बच्चे को कफ हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, रेड आईज हो सकती हैं, सेंसिटिविटी टू लाइट, माइल्ड टू सीवियर फीवर, टायर्डनेस, एक्स पेन्स, पुअर एपेटाइट, और वहां पे क्या होगा, माउथ और थ्रोट में यहाँ पे ग्रेश व्हाइट कलर के स्पॉट भी बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्पॉट्स हैं ये मैं आगे बताऊंगी आपको डिटेल में किस तरीके के होते हैं और क्या इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। तो ये सारे सिम्टम्स मीजल्स के केस में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी स्टेजेस की बात करते हैं। जो मीजल्स है उसको ब्रॉडली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रोड्रोमल स्टेज और इसको प्री इरप्टिव स्टेज भी बोलते हैं। सेकंड इज इरप्टिव स्टेज एंड थर्ड इज पोस्ट मीजल स्टेज। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होती है, जो रैशेज अपीयर होते हैं उससे पहले का जो टाइम होता है वो आती है फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रोड्रोमल स्टेज या प्री इरप्टिव स्टेज। इसमें क्या होता है, ये 3 to 5 डेज के लिए होती है। हाई ग्रेड फीवर होगा, कोल्ड हो सकता है, रनी नोज हो सकता है। हाई ग्रेड फीवर, कोल्ड, रनी नोज ये इसके नॉन स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेम्ड आइज यानी कि कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है, और इसमें डायरिया भी कुछ बच्चों में देखने को मिलता है। ये ऑलवेज नहीं मिलता, हमें हमेशा डायरिया नहीं मिलता, लेकिन कुछ केसेस में हमें डायरिया भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो फर्स्ट स्टेज की हमने बात कर ली। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच में जो है एक पीरियड आता है, यानी कि 2 to 3 डेज बिफोर द इरप्टिव स्टेज। जो इरप्टिव स्टेज यानी कि जो सेकंड स्टेज है उससे 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे क्या होता है, कोप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कोप्लिक स्पॉट्स, ये जैसे इमेज में आप देख रहे हो व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स हैं, रेड बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर के जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये कोप्लिक स्पॉट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, टेबल साल्ट लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। ये बक्कल म्यूकोजा पे देखने को मिलते हैं। मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड जो लोअर मोलर है वहां पे देखने को मिलते हैं। स्मॉल होते हैं, ब्लूइश व्हाइट कलर के स्पॉट, रेड बेस होता है, और ये क्या होता है, जो पिन है ना उसका हेड जो होता है उससे भी छोटे साइज के होते हैं। ये साइज आप देख सकते हैं, इमेज में दिखाया गया है, इतने साइज के ये जो है कोप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, पैथोग्नोमोनिक ऑफ मीजल्स होते हैं, यानी कि जो ये हैं जो स्पॉट्स ये मीजल्स के केस में मोस्टली देखने को मिलते हैं। ये और कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हर मीजल्स का जो केस होगा उसमें हमें कोप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो और किसी भी केस में हमें ये स्पॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली ये मीजल्स के केस में मिलते हैं, और मीजल्स में भी सभी केसेस में नहीं मिलेंगे। तो इन्हें कोप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। और ये कब अपीयर होते हैं, 2 to 3 डेज बिफोर द इरप्टिव स्टेज, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड स्टेज है उसके बीच में ये हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरप्टिव स्टेज की। इरप्टिव स्टेज में क्या होता है, मेनली हम इसको याद कर सकते हैं कि इरप्टिव स्टेज यानी कि जो सेकंड स्टेज होती है इसमें क्या होगा, रैश अपीयर होंगे। तो ऑनसेट ऑफ द मैक्यूलोपैपुलर रैश। तो मैक्यूलोपैपुलर रैश किस तरीके के होते हैं, मैक्यूल्स किसे कहते हैं, फ्लैट डिसकलर्ड एरियाज जो होते हैं स्किन के उनको मैक्यूल्स कहते हैं, और पेप्यूल्स किसको कहते हैं, स्मॉल रेज्ड जो बम्प्स होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश होते हैं, कहीं पे तो फ्लैट एरिया होता है, कहीं पे बम्प्स दिखाई देते हैं, और ये क्या करेंगे, जो नॉर्मल जो स्किन टोन है उससे क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो इमेज में आप देख पा रहे हैं ऐसे जो ये है रैश, मैक्यूलोपैपुलर रैश, ये अपीयर हो जाते हैं। ये जो रैशेज होते हैं ये सबसे पहले बिहाइंड द ईयर यानी कि कान के पीछे से शुरू होते हैं, फिर ये फेस पे होते हैं, फिर ये एक्सटेंड कर जाते हैं आगे चेस्ट में या बैक में होते हैं, फाइनली ये फिट की तरफ ये एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। तो इस तरीके से ये जो इनका पैटर्न होता है, रैश अपीयर होने का पैटर्न ये होता है। और इनमें क्या होता है, 2 से 3 दिन लगते हैं सारे शरीर में इन रैशेज को फैलने में, और उसके बाद ये 4 से 5 दिन के अंदर ये खुद ही डिसअपियर भी हो जाते हैं। यानी कि 2 से 3 दिन इनको स्प्रेड होने में लगा, 4 से 5 दिन इनको डिसअपियर होने में लगा, तो टोटल 6 to 8 डेज इसमें लगते हैं। आप इमेज देख लीजिए ये रैशेस किस तरीके से आते हैं। फर्स्ट इमेज में पहले ये जो बिहाइंड द ईयर से स्टार्ट होके फेस पे है, फिर ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और फिर फुल बॉडी में ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है पीक वायरल शेडिंग। पीक वायरल शेडिंग क्या होती है,
इज द पीक टाइम ऑफ ए चाइल्ड टू शेड द वायरस, और ये टाइम कितना होता है 2 to 5 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रेस्ट। रेस्ट जब अपीयर होगा उसके 2 से 5 दिन के बाद जो है ये पीक वायरल शेडिंग का पीरियड होता है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी है? पोस्ट मीजल स्टेज। पोस्ट मीजल स्टेज में क्या होगा कि जो रैश है वो आ भी चुके थे सेकंड स्टेज में, उसके बाद वो डिसअपियर भी हो चुके थे। तो उसके बाद क्या होगा पेशेंट में? उसके बाद वीकनेस, वेट लॉस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो है एसोसिएटेड जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि फीवर और डायरिया भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली इसमें क्या क्या देखने को मिलती हैं? ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, एंसेफेलाइटिस, एनी विसरल इन्फ्लामेशन, और इसमें मेनिंजाइटिस भी मिल सकता है, सीजर्स भी मिल सकते हैं, अपेंडिसाइटिस भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स यानी कि किन किन को रिस्क है कि उनको मीजल्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो जो अनवैक्सीनेटेड होगा, जिनको बचपन में वैक्सीन नहीं लगी होगी, तो उनको क्या होगा? मीजल्स होने का रिस्क ज्यादा होगा। या फिर जो बाहर ट्रेवल करके आए हैं, किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं जहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा है, या किसी ऐसे एरिया में विजिट करके आए हैं जहाँ पे जो है मीजल्स की इन्फेक्शन काफी ज्यादा है, तो वहां से भी उनको मीजल्स हो सकता है। या फिर विटामिन ए की अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो वो भी क्या होते हैं? मीजल्स के प्रोन होते हैं, उनमें मीजल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम बात करेंगे जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मीजल्स की क्या होती है? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन फैटल या सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या है? वो है निमोनिया। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ मीजल्स के केस में जो मोस्ट कॉमन कोज है डेथ का वो क्या है? वो है निमोनिया। और रेयर कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या है? सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस, जिसे SSPE भी बोलते हैं। और इसमें क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को मीजल्स हो जाए तो उसमें क्या होता है? हाई चांसेस अबॉर्शन के होते हैं। जो प्रेग्नेंट मदर है उसमें अबॉर्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो जो मीजल्स है वो मोस्टली क्लिनिकली डायग्नोज किया जाता है। क्लिनिकल यानी कि हम जो बच्चा है उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, तो उससे हम जो है मीजल्स के डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? जो पेशेंट होगा हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पे हमें रैश देखने को मिलेंगे, जो कि क्या होंगे? स्मॉल ब्लूइश व्हाइट स्पॉट और ब्राइट रेड बैकग्राउंड, जिसे हमने कोप्लिक स्पॉट्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो कोप्लिक स्पॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हम पूछ सकते हैं कि उसको जो बच्चा है जो भी इन्फेक्ट जिसको फीवर आ रहा है या कोई सिम्टम आ रहा है, तो उसने मीजल्स की वैक्सीन पहले ली है या नहीं ली है। या फिर जो पेशेंट है वो कहीं पे अब्रोड में ट्रेवल करके तो नहीं आया है, या फिर ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में तो नहीं आया है जिसको मीजल्स पहले से था, या फिर फीवर था या मीजल्स जैसे सिम्टम थे। उसके बाद हम डायग्नोसिस के लिए और क्या कर सकते हैं? ये तो हमने सिम्टम्स के बेस पे देख लिया, हिस्ट्री टेकिंग के बेस पे देख लिया। नेक्स्ट हम जो मीजल्स वायरस है उसका कल्चर भी करा सकते हैं। हम स्वैब लेंगे नोज से या थ्रोट से, तो उसका कल्चर टेस्ट भी हम करा सकते हैं मीजल्स वायरस के लिए। एट लास्ट हम इसमें जो कंफर्मेटरी है या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम कह सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, हम RT-PCR टेस्ट भी इसमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या है? जैसे कि हमने पहले सेकंड स्टेज में पढ़ा, जो रैश है वो आएगा, उसके बाद खुद डिसअपियर भी हो जाएगा। तो ये क्या होती है? सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन भी होती है, वायरल इन्फेक्शन होती है। तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें वो अपने आप उसको कवर अप कर लेते हैं। तो इसीलिए इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मीजल्स जो इन्फेक्शन है उसकी नहीं होती है। मेनली हमने क्या करना है? जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स को रिलीव करने का ट्राई करना है, उसको एडिक्वेट रेस्ट देना है, और जो फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशन में वो ना लैंड कर जाए, इसलिए उसको प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट हमने देनी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें जो विटामिन ए है उसका लेवल बहुत कम होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जिनमें विटामिन ए का लेवल कम होगा, हमने पढ़ा कि वो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, यानी कि उनको मीजल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम उनको विटामिन ए जो है वो प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं। अगर उसकी एज, जो बच्चे की एज है वो 6 मंथ से कम है, तो जो विटामिन ए की डोज होगी वो क्या होगी? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। अगर 6 मंथ टू 1 ईयर एज है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम विटामिन ए देंगे, और अगर 1 ईयर टू 2 ईयर है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम विटामिन ए की डोज जो है वो देंगे।
नेक्स्ट हम मीजल्स की वैक्सीन की बात करते हैं। हमने प्रिवेंशन की बात करी तो क्या होगा, वैक्सीनेशन जो है बच्चे की जरूर करवानी चाहिए। मीजल्स की जो वैक्सीन है वो जरूर लगवानी चाहिए। तो जो मीजल्स की वैक्सीन है उसकी जो स्ट्रेन है वो है एडमोस्टोन जैग्रेब स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन है मीजल्स वैक्सीन की स्ट्रेन है, और ये किस तरीके की वैक्सीन होती है, ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। तो एमसीवी इसको बोलते हैं, यानी कि मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन। तो जो मीजल्स की वैक्सीन है वो रुबेला के साथ भी होती है, मम्स और रुबेला के साथ भी होती है, मम्स रुबेला और वेरिसेला के साथ भी होती है। तो ये किस कॉम्बिनेशन में, अकेली भी मीजल्स की वैक्सीन आती है और कॉम्बिनेशन में भी आती है। तो अकेली मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन एमसीवी और कॉम्बिनेशन में एमआर, एमएमआर और एमएमआर भी होती है। तो इसकी डोज क्या है, 0.5 ml सबक्यूटेनियसली राइट अपर आर्म में देंगे। तो जो सबक्यूटेनियसली जो क्राइटेरिया है ये गवर्नमेंट ने जो बताया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, वैसे हम इसको आईएमवी दे सकते हैं। ये फर्स्ट डोज इसकी 9 मंथ्स पे लगती है, एंड जो सेकंड डोज है वो 16 to 24 मंथ्स हम बीच में लगवा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है 11 से 12 दिन, जब हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं उसके 11 से 12 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू कर जाती है, और उसके बाद क्या होता है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसमें मिलती है। और एमसीवी की अगर फर्स्ट डोज किसी ने लगवाई है तो वो क्या करती है, 85% प्रोटेक्शन देती है। एमसीवी की जो सेकेंड डोज है वो 98% प्रोटेक्शन देती है। और जो थर्ड डोज है वो मोस्टली नहीं दी जाती, क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाता है, और जब 98% तक हम प्रोटेक्शन पा चुके हैं तो 2% के लिए तीसरी डोज देना कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मोस्टली जो है एमसीवी की 2 ही डोज दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल सेंसिटिविटी ऑफ मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन। तो ये क्या होती है, एमसीवी जो होती है हीट एंड लाइट सेंसिटिव होती है, इसीलिए जो इसकी बोतल का कलर होता है वो अंबर कलर होता है। और जब ये इसका बेस्ट टेम्परेचर क्या होता है, ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखना चाहिए, वो इसके लिए क्या होता है, बेस्ट टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये 1 घंटे के अंदर क्या हो जाती है, नॉन पोटेंट हो जाती है, मतलब कि ये काम नहीं करते। अगर इसको हमने डाइल्यूट कर लिया है मीजल्स की वैक्सीन को, तो इसको 4 घंटे के अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए, उसके बाद ये वर्क नहीं करती है। और जो ओपन वायल के पॉलिसी है वो इसमें फॉलो नहीं करी जाती, यानी कि वैक्सीन जब देना है तभी उसकी वायल जो है वो ओपन करनी है, पहले से खुली हुई जो वायल है उसको वैक्सीन के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ मीजल्स वैक्सीन। मीजल वैक्सीन के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, मीजल्स लाइक इलनेस मिल सकती है वैक्सीन लगाएंगे जब हम, क्योंकि क्या होगा, मीजल्स का वायरस जो है वो लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म में हम इंसर्ट करा रहे हैं, तो मीजल्स लाइक इलनेस देखने को मिल सकती है। शॉर्ट ड्यूरेशन की इलनेस होगी 1 to 3 डेज के लिए। लो इंटेंसिटी का फीवर हो सकता है, रैश मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब वैक्सीन जब हम लगाएंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 7 डेज का। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट या वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हो सकता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये कब होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मीजल्स की वैक्सीन है वो ओपन वायल की पॉलिसी फॉलो नहीं करती है, या फिर टेम्परेचर हमने पढ़ा कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो ठीक रहती है, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर पे हम उसको रखेंगे तो नॉन पोटेंट हो जाएगी, या फिर वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी करा सकती है। तो ये सब क्या होगा, वैक्सीन के कंटेमिनेशन की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए ये इसका एडवर्स इफेक्ट हम कह सकते हैं, ये साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, लो क्वालिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से, यानी कि लो क्वालिटी का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उन्होंने वायल को अच्छे से अच्छे टेम्परेचर पर स्टोर करके नहीं रखा जिस टेम्परेचर पे रखना चाहिए, या फिर ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी कंडीशंस में हमें ये साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू मीजल्स वैक्सीन, यानी कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसमें हम मीजल्स की वैक्सीन नहीं देंगे। जो सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होंगे, एचआईवी पेशेंट्स होंगे, उनमें हम मीजल्स की वैक्सीन नहीं देंगे। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग नहीं देंगे, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें अबॉर्शन के चांसेस काफी होते हैं, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है और वो कंसीव करना चाहते हैं तो वैक्सीन लगने के लगभग 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ ऑफ वैक्सीनेशन तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। किसी को सीवियर एक्यूट इलनेस है तो हम मीजल्स की वैक्सीन नहीं देंगे। कोई ब्लड प्रोडक्ट किसी ने लिए है तो हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, या फिर नियोमाइसिन या इरेथ्रोमाइसिन का एनाफाइलेक्सिस किसी को है तो हम मीजल्स की वैक्सीन नहीं देंगे। और मीजल्स की वैक्सीन लगने के बाद जो ब्लड प्रोडक्ट है वो 3 to 6 मंथ तक अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि
कोई भी ब्लड प्रोडक्ट है वो पेशेंट को नहीं लेना चाहिए 3 to 6 मंथ जब हो जाए वैक्सीनेशन के, उसके बाद हम ब्लड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, यानी कि किसी को एक्सपोजर हो गया उसके बाद वैक्सीनेशन देना। अगर कोई भी इन्फेंट है या कोई भी पर्सन है, अगर उसको एक्सपोजर हो गया है मीजल्स का और उसके 72 आवर्स के विद इन मीजल्स की जो वैक्सीन है वो दे दी है, तो वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और ये क्या करती है, एक्सपोजर के बाद हम वैक्सीन देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। साथ में अगर मीजल्स जनरेट भी होती है तो क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्डर होते हैं या फिर शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। नेक्स्ट है इम्यून सीरम ग्लोबुलिन। ये क्या होता है, एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन दिया जाता है और ये क्या होता है, जब भी एक्सपोजर होता है उसके विद इन 6 डेज अगर ये दे दिया जाता है तो ये क्या करता है, ये भी मीजल्स को नहीं होने देता, या फिर मीजल्स जब होती है तो भी होती है तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं या वो लेस सीवियर होती है। प्रेग्नेंट वुमेन या फिर इन्फेंट्स या फिर ऐसे कोई भी पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो किसी वायरस के कांटेक्ट में आए हैं, एक्सपोजर उनका हो चुका है, तो उसके बाद हम ये इंजेक्शन इम्यून सीरम ग्लोबुलिन का देंगे तो पेशेंट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हमने क्या करना है, एडिक्वेट रेस्ट देना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, पेशेंट का फीवर नहीं होने देना है, यानी कि कोई भी एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको नहीं होने देना है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए हम ORS दे सकते हैं, आयुर्वेद में जैसे कि षडंग पानी बताया है वो दे सकते हैं, कोई फ्रूट जूसेस हम दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं। ये सारा, इन सब चीजों से हम हाइड्रेशन को प्रॉपर रखेंगे। अगर फीवर नहीं उतर रहा है तो टैपिड स्पॉन्जिंग कराएंगे हम, जो ठंडे पानी की पट्टियां उससे करके हम फीवर को उतारने का प्रयास करेंगे। और एंटीपायरेटिक्स हम दे सकते हैं जैसे कि एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफिन या फिर नेप्रोक्सिल सोडियम। इसके साथ साथ जो रैश हैं उनकी हमने अच्छे से जो स्किन है उसकी केयर करनी है। जो रैश हैं उनको हम नीम वाटर से उनका हम थोड़ी सी जो उनकी सफाई कर सकते हैं, रैश की हमने ध्यान रखना है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन बच्चे को हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो रही है, निमोनिया हो रहा है या फिर ईयर इन्फेक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। अगर डायरिया की कंडीशन हो रही है तो उबला हुआ पानी पीने के लिए देंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी कॉम्प्लिकेशंस, अगर कॉम्प्लिकेशन में लैंड कर रहा है तो जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगी उनको मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।